हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप। अपन चालू करते भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की वीडियो जिसका नाम है क्या भैया, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, पूरी थ्योरी भाई अपन वन शॉट में भाई कंप्लीट करने वाले। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट भी यहीं पर तुमको क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अब देखो यार, सबसे पहले भैया कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। तो भाई नाम पढ़ो, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट जो कैश का फ्लो बताएगा। फ्लो मतलब या तो आना या तो जाना, खत्म बात। ठीक है भाई, सीधी बात है, हमारे कंपनी में कितना कैश आया, हमारी कंपनी में कितना कैश गया, आया तो कहां से आया, गया तो कहां गया, उसके बारे में जब हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है, कि हमारी कैश के बेसिस पर हमारी औकात क्या है, हमारी पोजीशन क्या है, उसी को भी क्या बोला जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, क्या बोल रहे भैया, कैश फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है विच शोज क्या, चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी चेंज हुई, लेकिन किसके बेसिस पर, कैश के बेसिस पर। कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज द कॉज ऑफ चेंज इन कैश पोजीशन। भैया कैश की पोजीशन में चेंज क्यों आया है भाई, बैलेंस शीट में दो डेट की बैलेंस शीट है, पिछले साल इस साल, और उन दोनों में कैश पहले था भैया 5 करोड़, अब हो गया भैया 7 करोड़। तो ये चेंज क्यों आया, मान लो पहले 5 करोड़ था अब 4 करोड़ हो गया, तो ये चेंज क्यों आया है। ठीक है, तो उसको भी ये कौन शो करता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट शो करता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व 3, इसमें भैया 3 एक्टिविटी होती है। कौन कौन सी भैया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ठीक है, चलो अब आगे भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, ये भैया फाइनेंस, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये हम बनाते क्यों हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो भैया सबसे पहला भी ये क्या है, क्या लिखा भैया, एनालिसिस ऑफ कैश पोजीशन। भैया हमारे कंपनी की कैश पोजीशन क्या है, हम कितना औकात रखते हैं अपनी कैश के दम पर, हमारे घर में या हमारे बिजनेस में कितना पैसा है, वो कौन बताता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है, या उसका ऑब्जेक्टिव ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्या द एनालिसिस ऑफ कैश कैन बी डन फ्रॉम द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश का जो एनालिसिस है वो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से कर सकते हैं। व्हाई द कैश बैलेंस इज लो, कैश बैलेंस कम क्यों है, हाई क्यों है। ठीक है, ये सब हम एनालिसिस कैश फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा कर सकते हैं। ठीक, कैश प्लानिंग, अब अगर हमको कैश के लिए प्लानिंग करनी है, क्या लिखा भैया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर देयर इज अ शॉर्टेज, भैया कंपनी में कम पड़ गया कैश या फिर सरप्लस ज्यादा है कैश, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब भी हमको किससे पता चलता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट की मदद से पता चलता है। इफ देयर इज अ सरप्लस, अगर सरप्लस है तो हम बेटा उस पैसे को कहां लगाएं, ठीक है, वो हम देखते हैं। देन अगर इफ देयर इज शॉर्टेज, अगर पैसा कम पड़ गया तो बेटा हम वो पैसा कहां से लेकर आए, ये भैया हम क्या करते हैं, सब इसी में तय करते हैं, कैश की प्लानिंग। फिर इसका क्या लिखा, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, अगर अपने को पॉलिसीज बनानी है कंपनी में, क्या लिखा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प इन डिजाइनिंग वेरियस शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म पॉलिसी। दोनों प्रकार की पॉलिसी हम कैश के दम पर बना सकते हैं। भाई तुम्हारी जेब में जितना कैश रहेगा, ठीक है भाई, जितना तुम्हारी जेब में गांधी है तभी उतना तुम आंधी में चपाओगे। ठीक है, तो भैया वो लोग क्या बोल रहे हैं, अगर अपने को पता चल जाए कि अपने पास कैश कितना क्या है, तभी हम भैया पॉलिसी वगैरह क्या करेंगे, उसके दम पर बना पाएंगे। ठीक, देन इसका क्या लिखा है, एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, भैया हमको फ्यूचर में, इन फ्यूचर कितना क्या कैश की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक, वो सब भी हम किससे पता कर सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता कर सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ लिक्विडिटी पोजीशन, देखो लिक्विडिटी पोजीशन मतलब क्या होता है भैया, क्या हम खटाक से बहुत ही जल्दी से हम अपने जितने भी डेब्ट्स हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म डेब्ट्स, वो चुका पाएंगे या नहीं, उसको बोलते हैं क्या, क्या लिक्विडिटी पोजीशन। तो भैया वो भी हमको किससे पता चलता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। भाई अगर अपने हाथ में पैसा है तो हम तुरंत अपने क्या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज चुका देंगे। क्लियर, चलो अब अपन बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्या लिमिटेशंस है, बुरी बातें क्या है, कहां कहां तक ये सीमित हो जाता है। तो भैया सबसे पहला पॉइंट भैया वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा भैया, द टर्म कैश इज डिफिकल्ट टू बी क्या, भाई प्रिसाइजली डिफाइंड, कैश को क्या है, कम भाई कैश क्या है वो डिफाइन करनी बहुत मुश्किल हो जाता है। भाई कैश जो नगद गांधी जी दिखते हैं वो भी कैश है। ठीक, मान लो हमको किसी ने चेक देकर रखा हुआ है, तो यार अभी वो हाथ में तो आया नहीं है कैश, लेकिन उसको कैश बोलूं नहीं बोलूं, तो भाई किस किस को कैश बोलूं किस किस को नहीं बोलूं, वो डिफाइन करना क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। फिर सेकंड में ये लोग क्या बोल रहे हैं, इट मिसलीडिंग एंड इनएक्यूरेट टू इंक्लूड नियर कैश इन आइटम्स कहते इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। भैया जो कैश के जो बराबर जो चीजें होती हैं, कैश इक्विवेलेंट जो चीजें होती हैं, उनको रिकॉर्ड करना है नहीं करना है, वो सब डिसाइड करने में भी बहुत दिक्कत होती है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस पॉसिबल नहीं हो पाता, बस ये शॉर्ट टर्म की बात बताता है, लॉन्ग टर्म की बात नहीं बताता है। इट डज नॉट प्रेजेंट क्लियर एंड कंप्लीट, क्लियर और कंप्लीट पिक्चर नहीं बताता है। ठीक है भाई, सिर्फ कैश नहीं है बल्कि कंपनी भी उधार में भी बहुत कुछ चलता है। ठीक है, देन इसका भी खोल रहे हैं, इट रिवील ओनली द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो व्हिच इज नॉट सफिशिएंट टू ट्रू रिपोर्टिंग ऑफ लिक्विडिटी पोजीशन। बस ये कैश के बारे में बताता है, ठीक है, जो कि भी एक लिक्विडिटी पोजीशन, सही लिक्विडिटी पोजीशन नहीं बताता है। इसका मतलब क्या भैया, मान लो मुझको किसी से पैसे लेने हैं और किसी को मुझको पैसे देने हैं, ठीक, तो ये भैया डेटर राइटर इन सबका तो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा है एक तरीके से। ठीक, बस ये किसको देख रहा है, कैश को।
ठीक नहीं, जबकि भाई मुझको वो इंसान तुरंत 2 दिन बाद पैसा देकर और मैं उनका पैसा चुका सकता हूं, जबकि ये क्या बोलेगा, नहीं भैया तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मतलब तुम्हारी लिक्विडिटी पोजीशन सही नहीं है। मान लो कंपनी में कैश नहीं है, ठीक है, लेकिन हमको किसी को पैसा देना है, क्रेडिटर को, जबकि हमारे पास डेटर में था अच्छा खासा पैसा, बहुत सारे लोगों से हमको पैसा लेना था और वो कुछ दिन में ही बस पैसा देने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जो था टाइम पीरियड वो खत्म होने वाला है। तो भैया हमारी पोजीशन सही है लेकिन फिर भी कैश फ्लो क्या बताएगा, गलत बताएगा, तो ये इसकी लिमिटेशंस होती है। अब भी अपन बात करते हैं कैश इक्विवेलेंट्स मतलब क्या होते हैं। कैश क्या, कैश इक्विवेलेंट्स रोकड़ तुल्य चीजें क्या होती हैं, समतुल्य। बेटा क्या बोल रहे हैं, दोज आइटम विच आर इन क्या फॉर्म ऑफ कैश और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। भाई वो चीज, भाई कंपनी में पैसा जो है, पैसा वो या ऐसी चीज जो तुरंत कैश में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएंगी, उन दोनों को ही भी हम क्या बोलते हैं, कैश और कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। कैश मतलब तो कैश है और कैश इक्विवेलेंट मतलब वो चीजें जो कैश के बराबर हैं, मतलब जो तुरंत कैश में क्या होंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी। एनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कोई भी खटाक से जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक, जिसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है 90 दिन से या उससे कम है, ठीक, तो वो ये क्या हो जाएगा, तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, तो उन सबको बेटा क्या बोला जाएगा, कैश इक्विवेलेंट बोला जाएगा। दे इंक्लूड्स क्या, इसमें कौन कौन होते हैं, तो ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज इसी में आती हैं, बैंक सर्टिफिकेट, डिपॉजिट, बैंक एक्सेप्टेंस, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, अदर मनी मार्केट, ये सब जो भी इंस्ट्रूमेंट रहते हैं वो सब इसी में आते हैं, ठीक है। चल, ये तुम लोगों ने बिजनेस स्टडीज में ये सब जो नाम पढ़े होंगे, फाइनेंशियल मार्केट नाम का एक चैप्टर था उसमें ये सब पढ़े होंगे, ठीक। चल अब बेटा अपन बात करते हैं आगे। बेटा क्या लिखा है, एन इन्वेस्टमेंट कैन बी कैश इक्विवेलेंट। भैया क्या इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट हो सकता है, तो हाँ भैया 2 कंडीशंस में हो सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट कितने पे मैच्योरिटी के लिए, 3 महीने या उससे कम के लिए अगर है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो कैश इक्विवेलेंट कहलाएगा। सेकंड पॉइंट, देयर इज अ इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। वो जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू में बिल्कुल भी रिस्क नहीं है कि जरा सा भी उसका वैल्यू कम ज्यादा हो, ठीक है, कम नहीं हो, ठीक है, ज्यादा वैल्यू हो लेकिन बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल भी रिस्क नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट जरा सा भी कम ज्यादा हो जाए, ठीक है, क्लियर है। तो भैया उस कंडीशन में क्या बोल सकते हैं उसको, उस इन्वेस्टमेंट को क्या बोल सकते हैं, कैश इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, मतलब वो कैश के बराबर ही है, ठीक है। एक तो 3 महीने के अंदर अंदर वो कैश में बदल जाएगा और दूसरा भैया उसके अमाउंट में, वैल्यू में बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, रिस्क नहीं है, रिस्क, ठीक है, बढ़ सकता लेकिन कम नहीं हो सकता। अब बेटा वो लोग क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम करके भी अपने को टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जब अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा क्या बोलते हैं फॉर्मूला वगैरह बनाएंगे ना तब। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या होता है, तो भैया सीधी बात है, जो हमारे मेन एक्टिविटी होती है, ऑर्डिनरी एक्टिविटी जो होती है अपने बिजनेस की, अगर उसके अलावा कहीं से पैसा आना या जाना होता है तो उसको भी क्या बोला जाता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बोला जाता है। पढ़ के एक बार देख लेना, ठीक। जैसे कि क्या बोल रहे हैं आप, क्या लिखा है इसके एग्जांपल, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या लिखा है, कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉय हु रिटायर अंडर वॉलंटरी स्कीम। भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का एग्जांपल है भैया, अगर कोई इंप्लॉय जा रहा है तो उसको हम अगर भैया वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत उसको कुछ पैसा दे रहे हैं, तो क्या ये रोज रोज होता है, क्या नहीं होता है, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, और वो भी किसका, ये इसका क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। फिर इसका भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या एग्जांपल है, क्या, कैश रिसीव्ड अगेन डैमेज, कोई फिक्स एसेट्स अपनी खराब हो गई थी, टूट फूट हो गई थी और नेचुरल कैलेमिटी वगैरह के हिसाब से और किसी भी चीज की वजह से, और उसका हमको अगर क्लेम मिला है तो वो भी ये क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एग्जांपल है, किसका, कैश, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का, ठीक है। फिर लास्ट भी फाइनेंशियल एक्टिविटी में कौन सा एग्जांपल हो सकता है, पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ शेयर। अगर हमने बायबैक करा है, देखो ये तीनों जो चीजें हैं ये हम रोज रोज नहीं करते हैं, ठीक है, क्लियर है, इसलिए इन सबको भी ये क्या बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। चल अब अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, क्या भैया, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट डिफरेंस। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा भैया, मीनिंग। तो देखो भैया इसका मीनिंग तो अपन ने अभी करा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक, सेम वैसे इसका है। फंड फ्लो स्टेटमेंट नाम से समझ आ रहा है, वो स्टेटमेंट जो फंड का फ्लो बताता है, फंड आया है और गया, और फंड का मतलब यहां पर होता है वर्किंग कैपिटल, ठीक है। पढ़कर देखना यही लिखा हुआ है, फंड फ्लो स्टेटमेंट रिफर्स टू दो स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जो क्या फंड का इनफ्लो और आउटफ्लो बताता है, और यहां पर हेयर फंड मींस वर्किंग कैपिटल, और यहां पर कैश मतलब तो कैश था, क्लियर। चलो देन इसका बेटा कॉन्सेप्ट, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट और ये थोड़ा छोटा कॉन्सेप्ट, नैरो कॉन्सेप्ट है, ठीक। फिर भी है स्केड्यूल, तो भैया इसमें एक वर्किंग कैपिटल का स्केड्यूल बनता है और इसमें भैया नहीं बनता है। बेटा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, किस बेसिस पर बनी करी जाती है अकाउंटिंग, तो इसमें एक्रूअल बेसिस पर, जबकि इसमें कैश बेसिस पर क्या की जाती है, अकाउंटिंग की जाती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसका कोई भी नहीं है, लेकिन इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के द्वारा बनता है, कौन, कैश फ्लो स्टेटमेंट। देन इसका बेटा क्या, एक्टिविटीज, तो बेटा इसमें ऐसी कोई एक्टिविटीज क्लासिफाई नहीं है, जबकि इसमें बेटा 3 एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, क्लियर बेटा यहां तक, ठीक है। चलो देन इसका एक और अपना डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है वो भी,
कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट में डिफरेंस। ठीक, तो भैया सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, बेसिस। तो बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके बेसिस पे बनता है, प्रीवियस ईयर के बेसिस पर। ठीक है, क्योंकि भैया हमारे पास कैश कितना था, ठीक है, पिछले साल और इस साल, तो वो तो पास्ट की चीज है ना, तो ये प्रीवियस ईयर के उस पर बनता है। जबकि ये बेटा फ्यूचर के प्रोजेक्टेड डाटा के बेस पर बनता है। हम बजट बना रहे हैं, क्या 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 लगेगा हमको। जैसे अभी 1 फरवरी के दिन हमारा क्या आया, बजट आया। ठीक है, हमारे इंडिया का जो सेंट्रल बजट होता है वो कब आता है, 1 फरवरी के दिन पेश होता है। तो उसमें हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, इतना इतना पैसा आएगा इस साल और इतना जाएगा, फ्यूचर के बारे में। देन इसका बेटा एग्जीबिशन ऑफ पोजीशन, कौन सी पोजीशन बताता है, तो ये बेटा कैश पोजीशन बताता है। जबकि ये पोजीशन नहीं बताता, बल्कि फ्यूचर में कितनी जरूरत पड़ेगी वो बताता है। नेचर ऑफ एनालिसिस, कैसा एनालिसिस है, तो ये पास्ट का एनालिसिस करता है, जबकि बेटा ये फ्यूचर फाइनेंशियल एनालिसिस से संबंध रखता है। प्रिपरेशन, ये 2 साल की बैलेंस शीट के डाटा के ऊपर डिपेंड होता है, जबकि बेटा ये हिस्टोरिकल डाटा और साथ में हम फ्यूचर में कितना फोरकास्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे क्या होता है, ये बनता है। पर्पस, इसका मेन पर्पस क्या भैया, इट्स मेन पर्पस टू क्या, एसेस द फाइनेंशियल इफिशिएंसी एंड इनएफिशिएंसी, हमारी कंपनी कितनी इफिशिएंट है इनएफिशिएंट है वो पता करता है। ठीक है, ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर पिछले सालों में कितने क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए। जबकि इट्स मेन पर्पस, इसका मेन पर्पस क्या है, इज टू एसेस नीड एंड सोर्स, भैया हमको कितनी आवश्यकता पड़ने वाली और कहां कहां से वो पैसा लेकर आएंगे, ये उसका मेन बनाने का कारण है। फिर इसका भैया अब यहां से अब मेन चीज और चालू हो रही है, बेटा टाइप्स ऑफ एक्टिविटी इन कैश फ्लो स्टेटमेंट विद एग्जांपल। एग्जांपल के साथ कौन कौन सी, पहली तो एक्टिविटीज कौन कौन सी थी कैश फ्लो स्टेटमेंट में, 3, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। इन तीनों का मीनिंग, इन तीनों के एग्जांपल भी अपन साथ में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, तो भैया सबसे पहले मैं अपने शब्दों में तुमको बता दूं, सीधी बात है भैया, बिजनेस का जो मेन धंधा होता है, जो मेन काम के लिए अपन ने जो बिजनेस बनाया था, ठीक है, अगर उससे कुछ भी पैसा आ रहा है या जा रहा है, ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज जो हम मेन धंधे से कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज जो भी हमारा मेन काम ही है ना, उनको भी क्या बोलते हैं, उन सारे कामों को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या लिखा भैया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी रिफर्स टू दोज एक्टिविटी, वो सारी एक्टिविटी विच आर कैरिड आउट टू अर्न रेवेन्यू, जो रेवेन्यू कमाने के लिए हम क्या करते हैं। ठीक, और कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंक्लूड्स दोज प्राइमरी और मेन एक्टिविटी फॉर द पर्पस ऑफ विच कंसर्न हैज बीन फॉर्म्ड, भैया वो सारे काम जिनके लिए हमने मेन बिजनेस को बनाया ही था। ठीक है भाई, हमारा मान लो मोबाइल बनाने का एक बिजनेस था, तो भैया मोबाइल बनाना, मोबाइल के लिए कच्चा माल खरीदना, ठीक है, मोबाइल को बेचना, तो मोबाइल सब मोबाइल हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या, मोबाइल से रिलेटेड जितने भी सारे काम है वो सब हमारी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर, वो सारी एक्टिविटीज जिनके लिए ही हमने बिजनेस क्या करा था, बनाया था, और उससे अब हमको पैसा आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, तो देखो ऑपरेटिंग कोई भी एक्टिविटी हो तो उसमें पैसा आता भी है और उसी में पैसा जाता भी है। ठीक, तो बेटा सबसे पहले इनफ्लो, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कहां कहां से पैसा आता है, तो भैया सबसे पहले क्या लिखा है, माल बेचकर पैसा आएगा, सर्विस बेचकर पैसा आएगा, मतलब रेंडर करके, कैश डिस्काउंट हमको रिसीव होगा, रॉयल्टी वगैरह ये सब हमको मिलेगी अगर हमने कोई चीज बनाई है, तो रिफंड ऑफ टैक्स, हमको टैक्स मिलेगा। तो ये सब किसके एग्जांपल है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के। अब लेकिन आने के, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी पैसा आने के, अब ये जो एग्जांपल अपन पढ़ रहे हैं ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा जाने का पढ़ रहे हैं, तो भैया या तो हमारा पैसा कच्चा माल खरीदने में जाएगा, या हमको सर्विस खरीदने में पैसा जाएगा, एम्प्लॉइयों को हम एक्सपेंस वगैरह देते हैं कुछ, वो वहां पैसा जाएगा, सप्लायर को हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट टैक्स की पेमेंट करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाएंगे, तो ये सब क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो हो रहा है। ठीक, तो तुमसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 5 एग्जांपल, 4 एग्जांपल, 2 एग्जांपल बता दो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के, वो भी इनफ्लो के या फिर वो भी आउटफ्लो के, इस तरीके से। ठीक, चलो तो 4 तो कम से कम करने अच्छे से। फिर बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, तो वो एक्टिविटी जो फिक्स एसेट से संबंध रखती है, वो एक्टिविटी जो फिक्स एसेट्स में खरीदने और बेचने से संबंध रखती है, उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इंक्लूड्स क्या, एक्टिविटीज फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। अगर हम कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स या इन्वेस्टमेंट को खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, तो उसको भी क्या बोला जाएगा, उन एक्टिविटी को क्या बोला जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब इसका बेटा क्या लिखा हुआ है, इसके एग्जांपल, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पैसा आने के एग्जांपल, तो भैया अमाउंट रिसीव फ्रॉम, हमने फिक्स्ड एसेट्स बेच दी, पैसा आ गया, हमने भैया इन्वेस्टमेंट बेच दिया, पैसा आ गया, अमाउंट रिसीव फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ लोन, हमने किसी को लोन वगैरह हमने पहले दिया था, अब उसने हमको वापस पैसा कर दिया, तो इन्वेस्टिंग है। फिर भैया इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ठीक, फिर इसका भैया कोई भी इनकम वगैरह मिलती है, हमने इन्वेस्टमेंट करा है, उससे इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है, तो वो भी इसी में आएगा। रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी, हमने कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी, बिल्डिंग वगैरह, रेंट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करा था, तो ठीक है, ये सब हमने कहीं डिवेंचर वगैरह खरीदे थे किसी दूसरी कंपनी के, तो पैसा आ रहा है, तो ये सब इनफ्लो है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के इनफ्लो के एग्जांपल है। अब भैया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो के एग्जांपल, तो भैया हमने कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदी, पैसा गया, हमने भैया कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा, पैसा गया, हमने भैया कोई लोन या एडवांस हमने जब दिया था,
ठीक है, तब भी वो हमारा एक तरह से पैसा गया था, इन्वेस्टमेंट है लेकिन पैसा गया था। फिर इसका भी अमाउंट परचेज, हम अगर कोई गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क खरीदाएं तो उसके लिए जो पैसा जाता है उसको भी क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट में आउटफ्लो बोलते हैं। अब भैया फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या होती हैं, तो वो एक्टिविटीज जो कंपनी के शेयर या डिवेंचर जो होते हैं उनसे संबंध रखती है। क्या बोल रहे हैं भैया, फाइनेंशियल एक्टिविटीज इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज व्हिच ब्रिंग अबाउट चेंज इन क्या कंपनी, वो कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल। अगर कंपनी में जो कैपिटल है अगर उसके पोजीशन में चेंज हो रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर के जो कंपोजिशन है, पोजीशन है, प्रोपोर्शन है, उसमें अगर चेंज हो रहा है तो वो सारी एक्टिविटी किससे संबंध रखती है, फाइनेंशियल एक्टिविटी। ठीक है, मान लो हमारी कैपिटल में टोटल 100 रुपए हमारी क्या थी, कैपिटल थी, उसमें भैया मान लो 80 रुपए इक्विटी से थे, 20 रुपए आप किससे हो रहे हैं, डिवेंचर से। लेकिन भैया मान लो आप 70 इससे हो गए, 30 इससे हो गए, तो ये जो चेंज आया है तो वो किस एक्टिविटी के कारण चेंज आया होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो भैया फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होता है भैया, वो सारी एक्टिविटी जिनके कारण अपनी कंपनी की कैपिटल में क्या होता है भैया, चेंजेस आते हैं, तो वो सारे एक्टिविटी किसमें आती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अब इसके एग्जांपल क्या है, तो भैया सबसे पहले पैसा आने के एग्जांपल, तो भैया हमने शेयर इशू करे, पैसा आ गया, हमने भैया डिवेंचर इशू करे, पैसा आ गया, रिसिप्ट ऑफ लोन, हमने लोन वगैरह लिया कहीं किसी बैंक वगैरह से तो भी पैसा आ गया। क्लियर है, लेकिन ये ध्यान रखना, इंक्लूडिंग प्रीमियम, एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट, और इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट वगैरह को छोड़कर। अब आउटफ्लो के एग्जांपल, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कहां कहां पैसा जाता है, तो भैया हमने प्रेफरेंस शेयरों को पैसा दे दिया, हमने डिवेंचर को अपना पैसा लौटा दिया, उनका बायबैक कर लिया, हमने अपने इक्विटी शेयरों को बायबैक कर लिया प्रीमियम सहित। बेटा पेमेंट फॉर लॉन्ग टर्म करते हैं, लोन्स शॉर्ट टर्म, ठीक है, अगर हमने भैया कोई शॉर्ट टर्म वगैरह लोन चुकाया है तो वो इसमें आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, ये सब। फिर इसका भैया इंटरम डिविडेंड हमने दिया है, फाइनल डिविडेंड हमने दिया है, ठीक है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचरों को हमने इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर हमने दिया है, तो ये सब भी किसमें आएंगे, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के आउटफ्लो में आएंगे। क्लियर भैया, ठीक, यहां तक भी अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा हो चुका है। अब देखो इसका ये जो फॉर्मेट है, ठीक, ये पूरा फॉर्मेट भैया मैं तुम लोग को एक अलग से वीडियो बनाऊंगा भाई, ठीक, उसमें प्रॉपर तरीके से भाई तुमको ये फॉर्मेट के बारे में पूरा समझाऊंगा। क्लियर है, ठीक है, ये पूरी अपनी थ्योरी थी भाई, पूरा अपना थ्योरी का कॉन्सेप्ट कैश फ्लो का क्लियर हो गया है। फॉर्मेट की मैं अलग से डेप्थ बिल्कुल, ठीक है, डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा ताकि एक एक डाउट तुम्हारा भैया सब कुछ वहां पर क्लियर हो सके। ठीक है, और फिर इसके अपन भैया क्वेश्चन वगैरह चालू करेंगे। बस बदले में क्या चाहिए भैया, आपका सपोर्ट, आपका प्यार। भैया चैनल को जितनी जल्दी ग्रो करवा सकते हो उतनी जल्दी ग्रो करवाओ, ठीक, जितने ज्यादा लोग तक भैया शेयर करते हो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब कुछ करो। और भाई जो हमारे परिवार से जुड़े आता है तो प्लीज भाई वो वापस से अनसब्सक्राइब करके हमारे परिवार से अलग मत हुआ करो। ठीक है, थैंक यू।